size of atom, maximum size of atom, size of atom that can fit into the void, with coordination number 4. तो अपन ने स्क्वायर प्लेनर वॉइड की बात करते हैं. स्क्वायर प्लेनर वॉइड में क्या होगा, ऐसे 4 एटम होते हैं, ऐसे 4 एटम स्क्वायर प्लेनर. तो जो 4 एटम अपन अरेंज करेंगे, इन 4 एटम से जो वॉइड बनाना है, इधर जो एक वॉइड बनेगा, इसमें जो एटम रखेंगे अपन, ये वाले वॉइड में जो एटम, इस एटम का अगर साइज कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे देखो सर एक स्क्वायर बना लेते हैं. तो आप एक स्क्वायर ऐसे बना लो, अपन कहेंगे तो एक एटम ऐसे अपन स्क्वायर बना देते हैं और एक स्क्वायर ऐसे बना. तो अपन को एक बात पता है कि अगर कोई स्क्वायर अपने पास गिवन है और उस स्क्वायर में अपन मान लो ऐसे लिखते हैं, इसका डायगोनल ऐसे बना लेते हैं, तो इसका जो डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू √2a, और a इज इक्वल टू 2r. तो दिख ही रहा है अपन को ये वाला पार्ट, इधर से लेके देते हैं. तो √2a विल बी इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 छोटा r. तो इधर छोटे वाले इसका रेडियस r ले लेते हैं और इसका रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, और a इज इक्वल टू 2r, मतलब √2 इंटू 2r लिखते हैं. अब ये 2r जो होगा वो कैपिटल R होगा क्योंकि बड़े वाले एटम का रेडियस है. तो 2r इज इक्वल टू 2r प्लस 2r. सो r विल बी इक्वल टू 0.414r. इतने बड़े साइज का एटम अपन रख सकते हैं इसमें, इतने बड़े साइज का एटम अपन रख सकते हैं इसमें. That is the size of atom that can fit into that wire. अब अपन कहेंगे सर अगर मान लो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं, है ना, अगर अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा क्योंकि ये छोटा वाला एटम जो बीच में आपने रखा हुआ है ना, ये 4 ही एटम को टच करेगा, इसलिए अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखा. टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ये अपन को पता है. टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था. अगर अपन टेट्राहेड्रल वॉइड को देखेंगे तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने 4 लिखा था. अब अपन अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो अपन कहेंगे सर देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नो डाउट कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, लेकिन ऑक्टाहेड्रल बनता तो ऐसे ही है ना सर, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम. अब इनसे अपन क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं. इनसे अपन एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं. और इसमें एक एटम ऊपर रखते हैं इसमें, और एक एटम बॉटम में रखते हैं. एक एटम अपन ऊपर से ऐसे रखते हैं इसके वॉइड में. तो इसके अंदर जो एक एटम रखेंगे ना अपन, इसके अंदर जो एक एटम रखेंगे ना अपन, इसके अंदर ये वाले एटम का साइज उतना ही तो होगा जितना इसमें. भाई इसमें 4 एटम थे, ऊपर एटम नहीं था, नीचे एटम नहीं था. इसमें 4 एटम है, ऊपर भी एटम है, नीचे भी एटम. भाई इसमें आपने क्या किया, 4 एटम रखे, आपने 4 एटम रखे, एक एटम ऊपर रखा, एक एटम नीचे रखा, एक एटम टॉप साइड से, एक एटम बॉटम साइड से. बाकी तो आपने वही किया, भाई यहां पर एक स्क्वायर बनाया,
एक स्क्वायर बनाया और फिर एक पिरामिड बना लिया अपन ने, बाई पिरामिडल के लिए। ये बाई पिरामिडल बना, ऊपर भी बन गया इतना। ऐसे बाई पिरामिड। अब अपन कहेंगे सर इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, देखो क्या करें अपन, ये वाला एक एटम, ये ऊपर वाला दूसरा एटम, ये थर्ड एटम और बॉटम वाला, मतलब मैं 1 2 3 और ये 4 एटम से एक स्क्वायर बना सकता हूँ ऐसे। और ये एटम ऊपर से रखा हुआ है ये बॉटम साइड से, मतलब ये वाले एटम को टॉप और ये वाला एटम बॉटम साइड अज्यूम कर लेता हूँ और एक स्क्वायर बना देता हूँ। एक ये रेड वाला एटम, एक इधर थर्ड वाला एटम, नीचे एक रेड वाला एटम और ये वन वाला एटम, इससे स्क्वायर बना लो। और इधर ऊपर और ये, तो जो ऊपर रखा हुआ एटम और नीचे रखा हुआ एटम, बॉटम में रखा हुआ एटम भी तो इस छोटे वाले एटम को टच करेगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 बोल रहे हैं, तभी तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर अपन कहेंगे ठीक है इस केस में मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसका साइज तो अपन कहेंगे लिखा तो है, आप लिख लो इसमें बॉडी डायगोनल। सो अपन इसमें लिखेंगे √3a, दैट इज √2a, नॉट √3a, इट विल बी √2a, जैसे अपन ने इसमें लिया बॉडी डायगोनल। सो √2a विल बी इक्वल टू 2r प्लस छोटा r. So √2 into 2r will be equal to, that is because a will be equal to 2r and that will be equal to r plus 2r. So r will be equal to 0.414. That is the size of atom that can fit into the void with coordination number is equal to. अपन लिख सकते हैं maximum size of atom, maximum size of atom that can fit into the void with coordination number is equal to 6, 7 और 8, वो सभी में एक जैसा आएगा, लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम। इसमें भी वही किया था अपन, लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम। तो अपन क्या करेंगे, अगर 8b 7b और 6b, तो अपन कहेंगे लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम, और एटम के बीच में हर एक एटम एक दूसरे को टच करना चाहिए, तो अपन ऐसे अज्यूम कर लेंगे, वी कैन अज्यूम SCP यूनिट सेल। अभी SCP यूनिट सेल अगर अपन बनाएंगे तो अपन कहेंगे सर देखो SCP यूनिट सेल तो बड़ा डिफरेंट होता है, वो तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, इट इज लाइक दिस। ये कैसे बनाओगे आप, ये कैसे बनाओगे? तो SCP यूनिट सेल में तो सर फिर अपन ऐसे बनाएंगे, फिर तो ये इसको टच करेगा, 4 टेनिस बॉल्स ऐसे रखेंगे एक प्लेन में और फिर 4 टेनिस बॉल्स दूसरे प्लेन में उनके ऊपर, जो SCP यूनिट सेल होगा, इट विल बी लाइक दिस। और SCP यूनिट सेल में क्या होता है कि ऐसे एटम, 4 एटम, इन सब के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2r होता है, ये आपस में टच भी करते हैं, ऊपर भी आपस में टच करते हैं, ये आपस में टच भी करते हैं। सो A विल बी इक्वल टू 2r, मतलब इसमें ये वाला एटम जो है ये अपन को पता है कि भाई इसमें कैसे यूनिट सेल अपन को दिख रहा होता है। मतलब अगर मैं चेक करूं तो ये चारों एटम नीचे वाले और ऊपर वाले चारों एटम, नीचे वाले चारों एटम आपस में टच करते हैं, ऊपर वाले एटम चारों टच करते हैं, और ये सभी एटम एक दूसरे से टच करके A इज इक्वल टू 2r होता है। और अगर अपन इसका बॉडी डायगोनल अज्यूम करें, ये बॉडी डायगोनल
अच्छा बॉडी डायग्राम अपन कहेंगे, अगर इसका बॉडी डायग्राम अपन अज्यूम कर लें, ये तो 2r था, तो अगर अपन बॉडी डायग्राम अज्यूम करें तो बॉडी डायग्राम में क्या होगा, तो अपन कहेंगे सर बॉडी डायग्राम में क्या होगा कि अगर सेंटर में आप एक छोटा एटम रखना चाहते हैं, अपन सेंटर में एक छोटा एटम रखना चाहते हैं, एक एटम इधर होगा इन द सेंटर, तो ये सेंटर वाला एटम सभी को टच करेगा और कॉर्नर वाले एटम भी आपस में टच करेंगे, तो इसका साइज काफी छोटा होगा। तो ये ऐसे दिख रहा होगा अपन को, ये सेंटर वाला एटम है और ये कॉर्नर वाला एटम है, और ये जो अपन बना रहे हैं ये बॉडी डायग्राम है। अब इसको बॉडी डायग्राम करूंगा, और अगर मैं इसमें बॉडी डायग्राम अज्यूम करूंगा इसको, तो अपन कहेंगे देखो सर अगर ये बॉडी डायग्राम है तो इट विल बी इक्वल टू 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √3। सो 2r प्लस 2r will be equal to √3 into 2r. So therefore I will write that r will be equal to 0.732r. इसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी बोल सकते हो, ऑब्वियसली बात है सेंटर में सभी कॉर्नर एटम को टच करेगा। इफ वन ऑफ द corner atom is removed, then coordination number will be equal to 6. If 2 corner atoms are removed, then coordination number will be equal to, ये एक रिमूव किया तो 7 होना चाहिए, नॉट 6, और 2 रिमूव करूंगा तो 6 हो जाएगा, like that we can. If 2 are removed, then it will be 6. That is how we can write. ठीक है, अब मैं चाहता था कि मतलब जो अपन ने ये जो पढ़ा है, अगर अपन लिखें if 2 atoms are removed, 2 corner atoms are removed, then coordination number will be equal to 6. इससे बड़ा अगर एटम होगा, if the size of atom is greater than 0.732 r, तो अपन कहेंगे इससे बड़ा साइज अगर हम सेंटर में रखें तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं रखो, लेकिन फिर कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा साइज अगर रखोगे तो फिर कॉर्नर एटम को एक्सपैंड होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम साइज था जब कॉर्नर एटम आपस में टच कर सकता है। देन कॉर्नर एटम कैनॉट टच each other. Then the corner atom cannot touch. So size greater than 0.732, but less than 1. If r is equal to r, then it is BCC structure. अगर r और r का वैल्यू इक्वल हो गया तो फिर वो BCC स्ट्रक्चर, then we'll call it as a BCC structure. ठीक है, अपन ना रेडियस पे एक बार समराइज कर लेते हैं। रेडियस एंड कोऑर्डिनेशन, तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं टेबल। तो पहले अपन एक लिख लेते हैं कि भाई
चलो सीधे ऐसे नंबर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। फिर अपन लिख लेते हैं रेडियस रेशियो, फिर अपन लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन, फिर अपन लिख लेते हैं वाई, फिर कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कुछ रेडियस रेशियोस। तो रेडियस रेशियो में अपन लिख लेते हैं ऐसे, वर्ड्स एंड एग्जाम्पल वी कैन राइट। तो रेडियस रेशियो में अपन कहेंगे देखो, व्हाट वी कैन राइट इज कि मान लो अपन को गिवन है दैट इज रेडियस रेशियो इज लेस देन 0.155 आर। तो फिर उससे छोटा होगा तो भाई आपने जो पढ़ा था पहले कि इसमें जो साइज ऑफ एटम होता है ना ट्रायंगुलर वॉइड में, इसमें जो एक एटम रखा हुआ था इसको तो आपने 0.155 आर कहा था। अगर इससे छोटा होगा तो वो तो दूसरी तरफ गिर जाएगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही हो सकता है। तो इससे छोटा बस यही गड़बड़ होगी। तो इससे छोटा अगर एटम होगा तो अपन कहेंगे भाई अगर इससे सब छोटा एटम होगा अगर, तो उस केस में तो इससे छोटा एटम होगा तो मैं सिर्फ उसको ना कहां रख सकता हूं, दो एटम के बीच में रख सकता हूं बस ऐसे। उसको वॉइड में भी रखूंगा तो दूसरी तरफ गिर जाएगा, तो उससे छोटा हुआ तो मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर दूसरा मेरे पास आ सकता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2, वॉइड होगा लीनियर, और उसमें AgCl वगैरह टाइप का लिख दूंगा। दूसरा मैं लिख सकता हूं इसमें कि भाई 0.155 आर। तो ये तो ट्रायंगुलर वॉइड है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और ट्रायंगुलर वॉइड होगा, वॉइड होगा ट्रायंगुलर। तो इसमें BCl3 लाइक दैट वो स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो अपन कहेंगे इसमें ट्रायंगुलर वॉइड जो है ना, तो दिस टू लेस देन 0.225 आर, क्योंकि 0.225 आर तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा था सर आपने, 0.22 आर अपन ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा था, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अगर इसमें जो आइटम आता है ना वो 0.225 आर है, अगर इससे छोटा साइज होगा तो अपन कहेंगे देखो सर वो इन तीनों पर रेस्ट तो करेगा लेकिन ऊपर वाले को टच नहीं करेगा, तब तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा। अगर इससे छोटा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, अगर इससे बड़ा होगा तो इसमें वॉइड से बाहर की तरफ आएगा। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर रखा हुआ एटम को टच नहीं करता। और अगर इससे छोटा होगा तो वो इन तीनों पे तो रखा होगा लेकिन ऊपर वाले को टच नहीं करेगा, तो अपन ने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इससे पहले तक, क्योंकि इसको अगर टच करेगा तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ट्रायंगुलर वॉइड में ये एग्जैक्ट साइज है, टेट्राहेड्रल वॉइड में ये एग्जैक्ट साइज है। तो अपन कहेंगे ठीक है थर्ड वाला 0.225 आर, ये तो हो गया किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में। लेकिन अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो अपन कहेंगे ठीक है लेस देन 0.414 आर, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, जिंक सल्फाइड टाइप, CaF2 टाइप, लाइक दैट। तो इससे लेके इस तक इधर जो वॉइड होगा इससे कम है, इतना होगा तो फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ जाएगा ना। अगर इतना होगा तो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखना पड़ेगा, ये अभी कैलकुलेट किया ना अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे इससे पहले तक टेट्राहेड्रल वॉइड बोल सकता हूं। जैसे ट्रायंगुलर वॉइड में अपन ने बोला ना, तो एग्जैक्ट साइज तो ये है ट्रायंगुलर वॉइड का, लेकिन अगर इससे बड़ा साइज करूंगा तो क्या होगा, ये तीनों तो टच करेंगे लेकिन ये छोटा वाला एटम बाहर की तरफ, वॉइड से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अपन कहेंगे सर अगर मान लो 0.414 आर से
लेस देन 0.732 लिखूं तो अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता रहे हैं। और अगर 0.732 आर से लेस देन 1 तो अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और वो क्यूबॉइड होगा। और अगर अपने पास ऐसे गिवन है इक्वल टू 1 हो गया तो बीसीसी बता दूंगा। फिर तो बॉडी सेंटर भी बन गया, वॉइड कहाँ होगा? फिर तो वो बीसीसी बन जाएगा, फिर वॉइड थोड़ी होगा। फिर अपन उसे वॉइड थोड़ी बोलेंगे, फिर तो अपन कहेंगे वो बीसीसी बन गया। राइट, फिर वो बीसीसी बन गया, वॉइड थोड़ी होगा। ये है। तो कभी कभी क्या होगा ना, अपन को ये सब रेडियस रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सब रेडियस रेशियो दिया हुआ है। जनरली कैटायन का साइज छोटा होता है ना, अपन को पता है ये कब काम आएगा अपने। अपन कहेंगे अपन को गिवन है रेडियस ऑफ कैटायन, अगर मान लो पॉइंट मतलब ऐसे या 1.6 एंगस्ट्रॉम मिनट के बाद, थोड़ा 1.6 ज्यादा हो जाएगा, 1 थोड़ा छोटा लिखा है। अगर अपन को रेडियस ऑफ कैटायन गिवन है मान लो 0.65 एंगस्ट्रॉम और रेडियस ऑफ एनाइन अपन को गिवन है 1.3 एंगस्ट्रॉम, तो अपन कहेंगे बताओ ये कैटायन और एनाइन किस टाइप का वॉइड बना सकते हैं और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो अपन ऐसे करेंगे, रेडियस रेशियो होता है सर कैटायन अपॉन एनाइन, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0.65 डिवाइड बाय 1.30, 1/2 आया मतलब 0.5 आया, तो R विल बी इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ R। मेरे पास ये आ रहा, तो अपन ये 0.5 देखते हैं कहाँ आ रहा है, 0.5 इन दोनों के बीच में आ रहा, तो अपन कहेंगे देखो इट फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रख सकते हैं अपन, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6 ऐसे। तो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे जरूरी थोड़ी है, कोई भी रख सकते हैं। अब कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं कि देख भाई कैटायन का साइज है 1.5, एनाइन का साइज बताओ, सो दैट कैटायन कैन बी केप्ट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, लो कैटायन का साइज गिवन है, एनाइन का साइज कैलकुलेट कर दो कितना होना चाहिए। सो कैटायन का साइज हो जाएगा 1.5, एनाइन का साइज कैलकुलेट कर दूंगा इक्वल टू 0.4। लो भाई कर ऐसे बता दो, ठीक है ऐसे बता दो। ठीक है, तो इस टाइप में फिर अपन को ये फायदा हो जाता है, इस टाइप की एग्जांपल ये रेडियस रेशियो, राइट। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में अपन को पता है डेंसिटी होता है मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
मास ऑफ यूनिट सेल मतलब जेड इफेक्टिव, तो नंबर ऑफ एटम हो गए यूनिट सेल में, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय Na, तो एक एटम का मास होगा, ये मास ऑफ वन एटम है, और जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल एटम का मास आ गया डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर क्यूब है तो एक क्यूब कर लेना, यूनिट सेल। अब अपन डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर उससे पहले अपन पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ऐसे करते हैं, अपन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल करते हैं। मैं क्वेश्चंस पहले आपको करने के लिए दूंगा कुछ क्वेश्चंस, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर अपन बाकी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अपन लिखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल वैसे तो 5 टाइप्स अपने सिलेबस में है, बाकी अपन को पता होना चाहिए, बाकी भी बताऊंगा मैं, उनसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जो अपने सिलेबस में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है वो तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे। एक तो होता है रॉक सॉल्ट टाइप, इसको अपन NaCl टाइप बोलते हैं यूनिट सेल। Cl माइनस साइन फॉर्म्स FCC अरेंजमेंट, and Na positive is present in all octahedral voids. तो अपन यूनिट सेल बना लेते हैं। तो अपन कहेंगे सर ठीक है यूनिट सेल बना लेते हैं, कैसे दिखता होगा। एक यूनिट सेल बना लेते हैं, ज्यादा ठीक है अपन। तो यूनिट सेल में अपन कहेंगे देखो सर, अगर आप यूनिट सेल बना रहे हैं तो मैं बना रहा हूँ। अब इस यूनिट सेल में अपन को एक बात अच्छे से पता है सर, कि देखो सर इधर जो एटम्स है ना, ये Cl माइनस है, तो अपन ना एक काम करते हैं, इसको Cl नेगेटिव आयन ही लिखते हैं। मतलब Cl नेगेटिव आयन फॉर्म्स FCC यूनिट सेल, तो अपन ऐसे लिखते हैं, एक Cl Cl Cl, इधर Cl, भाई हर एक कॉर्नर पे Cl होगा, ठीक है, हर एक फेस सेंटर पे Cl होगा। FCC यूनिट सेल बनाने का मतलब फेस सेंटर होगा, ये बाहर वाला फेस और ये अंदर वाला। अब बाकी जगह Na पॉजिटिव लिख दो, तो अपन कहेंगे चलो आप Na पॉजिटिव भी लिख ही दो उसमें, कि Na पॉजिटिव होगा कहाँ, तो अपन कहेंगे देखो Na पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा। एक तो Na पॉजिटिव इधर होगा, सभी एज सेंटर पे होता है 1/4 ऑक्टेड्रल वॉइड, अपन ने पढ़ा हुआ है 1/4 ऑक्टेड्रल वॉइड सभी एज सेंटर पे होता है। और एक पूरा ऑक्टेड्रल वॉइड बनता है सेंटर में, एक पूरा ऑक्टेड्रल वॉइड बनता है सेंटर में, तो ये ऑक्टेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टेड्रल वॉइड है, ठीक है, बना लो कोई बात नहीं, ये ऑक्टेड्रल वॉइड है। अब अपन क्या करेंगे
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, बताओ कितने Cl टच करेंगे एक सोडियम को, तो अपन कहेंगे सेंटर वाले से कर लेते हैं सर। ये चारों Cl टच करेंगे उसको, और एक ऊपर वाला Cl और एक बॉटम वाला Cl, क्योंकि ऑक्टेडल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl वो भी 6 होगा। वो कैसे कैलकुलेट करके दिखा दो, तो अपन कहेंगे देखो ये वाला फेस सेंटर वाला Cl है ना, इसको ये चारों टच करेगा, और इधर से ये वाला टच करेगा Cl को, और इधर से इसका बॉडी सेंटर वाला जो ऑक्टेडल वॉइड में इधर से दूसरे यूनिट सेल का। तो हर वैसे भी NaCl में अपन को पता है ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 Cl। Each Cl is surrounded by, each sodium is surrounded by 6 Cl. And each Cl is surrounded by 6 chloride ions. So अगर अपन एज लेंथ की बात करेंगे तो ऐसे दिख रहा होगा, 2 Cl एटम है कॉर्नर्स में और सोडियम इन द सेंटर, मतलब इट विल बी लाइक दिस, ये Cl है, ये Cl है, और ये सोडियम इन द सेंटर ना एज पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज लेंथ विल बी इक्वल टू, दैट इज A विल बी इक्वल टू 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव। R पॉजिटिव मतलब सोडियम और नेगेटिव मतलब Cl माइनस। बता थोड़ा और अच्छे से लिखना। दिस इज द, अगर अपन से कहेंगे कि बताओ कॉर्नर से लेके सोडियम आयन तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो लिखेंगे अपन √3a/2, बॉडी डायगोनल √3 है, पहले अपन ने पढ़ा होगा ये कि बॉडी डायगोनल √3a है, तो कॉर्नर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस जहां पर ऑक्टेड्रल वॉइड है उसका डिस्टेंस कितना होगा, √3। टेट्राहेड्रल वॉइड खाली होता है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड में कुछ नहीं होता। फिर अपन इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर Cl minus ion to Na positive ion in the center, √3a/2। अब इसमें ना कुछ और चीजें मैं पूछ सकता हूं, आपको वैसे समझ में तो आया क्या क्या। मान लो मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सोडियम आयन कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सोडियम आयन। बताओ यार, मतलब तुम लोग ऐसे थोड़ी 10th क्लास की मैथ्स यूज करना है, उसमें तुम लोग सोच रहे हो क्या करें क्या ना करें, उसमें 10th क्लास की मैथ्स है, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है कुछ अपन को पूछ रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी पूछ रहे हैं भाई, 10th क्लास की मैथ्स पूछ रहे हो, बता देंगे उसमें क्या। वो तो बोलो भाई जल्दी से। नहीं, अरे यार है तो दिख तो रहा है सामने, तुमको ये देखो ना, ये वाला डिस्टेंस अपन को पता है √2 है, ये कितना होगा, √2a/2।
भाई ये डिस्टेंस जितना होगा ना उसका आधा ये डिस्टेंस होगा। भाई ये इसका इसका मतलब सेंटर ऑफ दिस एज एंड सेंटर ऑफ दिस एज कितना होगा उनके बीच में डिस्टेंस? √2 है भाई, 2 होगा होगा ना? तो वहां पर दिख तो रहे आपको, मैंने बताया ना आपको, पहले अपन पढ़े तो हैं। अब एफ की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ये 2 लिखा था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स ऑफ सीएल। तो अपन कहेंगे सीएल एटम का नियरेस्ट नेबर, मतलब मुझे कैटाइन चाहिए है A/2। तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन होंगे? जो इसके साइड में रहते होंगे। भाई तेरे नियरेस्ट नेबर कौन होगा? जो तुम्हारे बाजू में रहता होगा वो आपका नियरेस्ट नेबर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, तो अपन कहेंगे देखो सर इसमें अब आपको बताना पड़ेगा, इसमें तो आपने नियरेस्ट नेबर यूज किया तो मैंने किसी भी एटम से जो टच कर रहा होगा उससे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब होगा मेरा कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हो सीएल में, क्योंकि मेरे पास सीएल में जो मतलब डिस्टेंस होंगे वो ऐसे हो जाएंगे। मान लो आप इस सीएल से इस सीएल की बात कर रहे थे तो मैंने ये कैलकुलेट करके बता दिया आपको, मतलब नियरेस्ट नेबर्स में आपने अगर मुझसे ये कहा है कि भाई इस सीएल से ये इसका नियरेस्ट है, बना लिया। अब आप ये बताओ मुझे कि सोडियम के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हो या सीएल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर सीएल के रिस्पेक्ट में चाह रहे हैं तो ये इसका नियरेस्ट है। और अगर नेक्स्ट ये इसका नियरेस्ट नेबर है, ये इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, उससे बाद वाला अगर आप पूछना चाह रहे हो सीएल का नेबर्स, तो फिर मैं इसको बताऊंगा। फिर मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि देखो ना ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस ये तो A/2 है, ये वाला डिस्टेंस A/2 है, ये वाला डिस्टेंस √2 A/2 है, और ये वाला डिस्टेंस √3 A/2 है। उसके बाद एज लेंथ, अगर आप उसके बाद वाली बात करोगे तो मैं एज लेंथ बनाऊंगा। दिस विल बी ए, उसके बाद फिर मैं एज लेंथ बनाऊंगा, और उसके बाद तो फिर मैं कहूंगा यहां से यहां, तो आप बता दो कि कौन से देना है मुझे। तो मैं कहूंगा देखो अगर आप नियरेस्ट नेबर पूछ रहे हो तो मैं इक्वल टू लिख दूंगा फॉर सी, नियर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इज √2 A/2। नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर लिखोगे तो फिर मैं √3 A/2 लिखूंगा। अब इसमें पता है बंदो क्या चाहिए, एंड देयर नंबर। भाई डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, ये तो नियरेस्ट नेबर्स तो मतलब सोडियम पूछा था, तो सोडियम के मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो अपन 6 था, तो वो तो बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नियरेस्ट नेबर में डिस्टेंस पूछेंगे यहाँ बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सीएल नियरेस्ट नेबर्स ऑफ सीएल ना, तो सीएल के
सोडियम कितने नियरेस्ट नेबर होंगे, तो अपन कहेंगे 6। कैसे, एक इधर एक, वैसे भी आपने का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब हर एक सीएल को 6 सोडियम, ये नंबर इज 6। अब अगर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स की बात करोगे तो अपन कहेंगे देखो सर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब हो गया ये वाले डिस्टेंस की बात, तो कितने होंगे ये, एक सीएल को कितने सीएल टच कर सकता है। सारे सोडियम हटा दो तो एक सीएल को कितने सीएल टच करते हैं, फिर वो तो अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पढ़ा, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। आप सोडियम को हटा लो तो सीएल सीएल को कितने टच करते हैं, 12। अब ये चेक करना होगा अपन को कि जो आपने √3/2 किया तो वो कितना होगा, तो इसका नंबर कितना आएगा, 8। भाई देखो, अगर कोई चीज में डाउट होगा तो तुमको बताना पड़ेगा, सर हमको डाउट है इसमें, इसमें आप डायरेक्टली मत बोलो, अब बता दो, फिर हम उसके बाद अपने आप करके बताएंगे आपको सारे क्वेश्चन। अब देख अपन ने क्या किया, जैसे ये है कॉर्नर वाला एटम, कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन होता है, 8। तो सभी का सेंटर वाला सोडियम ले लो ना ऑक्टेट का, तो 8 लिखा ना एच वाले में। अगर इसमें सोडियम नहीं होता तो इसमें हर एक क्लोरीन 12 क्लोरीन को टच करता है। कैसे भाई, एक ये जैसे ये वाला क्लोरीन है तो ये 4 को टच करेगा, और फिर इसके नियरेस्ट फेस सेंटर को टच करेगा, चारों को ये, और पीछे से भी नियरेस्ट फेस सेंटर को 4 को टच करेगा, तो 12 को। कोई भी सीएल एटम ले लो वो 4 ही होगा, हर एक उसी प्लेन में 4, फिर उसके बाद दूसरी तरफ 4 और बैक साइड में 4, तो 12 होगा किसी भी सीएल। ये होता है रॉकसॉल्ट टाइप। अब दूसरा स्ट्रक्चर चेक करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, ZnS बोलते हैं टाइप स्ट्रक्चर। तो अपन कहेंगे इसमें सल्फाइडाइन फॉर्म्स, आइन फॉर्म्स, FCC स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आया, कैन यू एक्सप्लेन। हाँ क्यों नहीं, अरे पहले तो एक्सप्लेन किया था ना कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी कर देता हूँ, इसी में कर दूंगा। FCC and zinc ion is present in alternate tetradelloid, और जो जिंक आयन होगा वो अल्टरनेट टेट्राडेलोइड में अप्लाई करेगा। ठीक है भाई, चलेगा। मुझे इसको ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो अपन पहले एक यूनिट सेल बना लेते हैं, ठीक है, अल्टरनेट टेट्राडेलोइड्स। चलो एक जिंक आयन बनाते हैं अपन, फिर उसमें अपन चेक कर लेंगे अपन को क्या करना चाहिए। तो एक तो पहले मैं बना लेता हूँ यूनिट सेल, है ना, ताकि अपन फिर उसमें आराम से अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे। फिर अपन ऐसा कर लेते हैं। पहले मैं सीएल वाला बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि किसी ने पूछा था अपन से कि सीएल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बता दो सर कैसे। तो पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसमें बनाएंगे क्या करना है। तो पहले अपन सीएल वाला, पिछले वाले का सीएल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। देख ये वाला सीएल इन चारों को टच करेगा क्योंकि उसके फेस के कॉर्नर से, और ये सीएल जो है ये वाले सीएल से कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, और ये अपने नियरेस्ट फेस सेंटर्स को भी टच करेगा। 4 हो गए इधर से नियरेस्ट फेस सेंटर, कोई भी स्पेस सेंटर एटम अपने नियरेस्ट फेस सेंटर एटम को टच करता है। तो 4 तो उसी प्लेन में हो गए थे, 4 इस तरफ से और 4 इधर बनाओगे तो इसके भी तो नियरेस्ट फेस सेंटर बनेंगे, इस तरफ वाले यूनिट सेल में जो बनेंगे नियरेस्ट फेस सेंटर। कितना हो गया टोटल, 4 इसी प्लेन में, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ। समझ में आया।
है ना, तो बोल ठीक है। तो अपन इसमें ZNS की बात करते हैं। चलो ZNS की बात करते हैं। तो इसमें आपने लिखा कि भाई देखो सल्फाइडाइन फॉर्म्स FCC, तो मैं S लिख देता हूँ। तो कॉर्नर पे होगा, ठीक है, और सल्फर फेस सेंटर पे होगा, क्योंकि आपने कहा सल्फाइडाइन फॉर्म्स FCC। ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, बाहर वाला सल्फर, अंदर वाला सल्फर। अब जिंक, तो अपन सबको पता है कि देखो भाई इसमें ना हमें एक बात अच्छे से पता होता है कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, और जब आपने इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करवाया था ना, तो हर एक जो छोटा क्यूब बना था ना, 8 क्यूब, उसमें से जो एक क्यूब था ना छोटा क्यूब, उसका सेंटर जो था वो टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर था, ये आपने बताया। तो अब हर एक कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। चलो ऑल्टरनेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इस सल्फर के पास एक जिंक आयन है, तो फिर मैं इस सल्फर के पास भी एक जिंक आयन है, मतलब वो कॉर्नर बना रहा हूं जहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड आप फिल कर रहे हैं। इस सल्फर के पास में एक जिंक आयन लिखूंगा और इस सल्फर के पास में एक जिंक आयन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मैंने इधर इधर फेस डायगोनल टाइप ना, इधर ये दोनों फिल किए तो ये दोनों वाले टेट्राहेड्रल वॉइड छोड़ दिए थे, लेकिन नीचे मैंने इन दोनों को ही फिल किया, तो मैंने ये दोनों छोड़ दिए जो ऊपर फिल थे। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक। तो अपन कहेंगे सर वो जो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होगा, बताने की जरूरत ही। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन, तो अपन कहेंगे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन ना, मैं इसको लिख देता हूं ना, सिंस Zn+2 is present in tetrahedral wide, है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 4। वो कैसे? देखो एक कॉर्नर एटम कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन है? 8। तो सभी 8 का कॉर्नर के लिए, कॉर्नर के पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, तो मतलब ये हो गया कि हर एक कॉर्नर सल्फर जो है उसके सराउंडिंग कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, जितने यूनिट सेल होंगे उन सभी यूनिट सेल के लिए ये कॉर्नर होगा, और उनके कॉर्नर के पास वाला टेट्राहेड्रल वॉइड इसके पास होंगे। तो इसका मतलब अगर ये कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन है, तो इसके सराउंड सभी 8 यूनिट सेल का जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो इसके पास होगा। तो इसके सराउंड कितने टेट्राहेड्रल वॉइड? 8। उनमें से ऑल्टरनेट फिल्ड है, सारे थोड़ी फिल्ड है। ऑल्टरनेट मतलब 8 में से 4 फिल्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखा है, क्योंकि 8 में से 4 में ही तो जिंक आयन होगा। फिर एनायन को कितने कैटायन टच करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी कैटायन को कितने एनायन टच करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है रेडियस कोऑर्डिनेशन नंबर में। एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का विद रिस्पेक्ट टू दूसरा एटम, और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कैटायन विद रिस्पेक्ट टू एनायन, ये पर लिखा हुआ है। एक टेट्रावाइड around each sulfide,
around each sulfur atom. Alternate are filled, are occupied by zinc. इसलिए लिखा मैंने इसे। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया। अब सी की बात, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट जिंक एंड सल्फाइड, उसमें √3/4। वो क्यों? अरे सर आप ही ने तो बताया था कि अगर इससे लेके इसके सेंटर बॉडी डायगोनल कितना होता है √3 है, और उस डायगोनल पे कॉर्नर अगर इसमें एक छोटा क्यूब निकालते हैं तो छोटे क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर में होता है ना। तो जो छोटा क्यूब आप बनाओगे, निकालोगे जो छोटा क्यूब, तो अगर बड़ा क्यूब अपन को पता है एज लेंथ ए था, तो इसका एज लेंथ कितना होगा a/2, और इसका बॉडी डायगोनल कितना होगा, तो अगर इसका बॉडी डायगोनल √3a है तो इसका बॉडी डायगोनल होगा √3a/2। और इसका एग्जैक्ट सेंटर में क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कॉर्नर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना हो गया? √3a/2। तो इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो गया? √3a/4 लिखा अपन। जिंक इज इन द टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट जिंक आयन, कितना होगा? अब भाई तुम लोग बताओ, इतना छोटे छोटे मैथ्स तो मुझसे थोड़ी पूछोगे। इतना मैथ्स मैं गलती करूंगा, तुम लोग तो वो भी नहीं कर सकते। तो तुम लोग अभी मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ते हो तुम लोग। 10th की मैथमेटिक्स भी पता है अपन को, इतना सारा मैथ्स पढ़ते हैं। अब साफ साफ दिख तो रहा है यार, ये वाला तो थोड़ा डायगोनल टाइप होगा, लेकिन ये वाला अपन बता देते हैं कितना होगा। ये इसके कॉर्नर पे है, ये इसके कॉर्नर पे है, और मतलब दो छोटे क्यूब अगर मान लें अपन, दो छोटे क्यूब मान लें अगर अपन, तो आप मुझसे कह रहे हो इसका सेंटर वाला एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, इसका भी सेंटर वाला एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, लेकिन डायगोनली मानना पड़ेगा अपन को, साइड वाले में नहीं होता, डायगोनली होता है। तो कितना बताएं अपन, इसके सेंटर से लेके डायगोनली दूसरा जो इसके बाहर वाला जो बना होगा 1/8 में से, उसको बताना है अपन को कितना होगा उन्हें। कितना होगा डिस्टेंस इन दोनों के? बताओ भाई। कितना बनाए अपन? अभी इतना ज्यादा क्यों सोचना है यार? देखना, अगर अपन एक छोटा क्यूब बनाएंगे इधर, तो उसके सेंटर में ये प्रेजेंट है ना। हाँ, तो अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करूं, तो मुझे पता है कि यहाँ एग्जैक्टली नीचे ये अगर जाऊंगा, जितना डिस्टेंस इतना यहाँ आया उतना ही नीचे जाऊंगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर में पहुंच जाऊंगा ना। हाँ, तो इधर से इधर कितना आए थे? तो अपन कहेंगे इधर से इधर तक का डिस्टेंस है √2a, और इन दोनों के बीच में आप आके नीचे गए थे ना, मतलब √2a/4 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। तो ये √2a/4, ये भी √2a/4, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? √2a/2। बताओ ना। अगर अरे इतना तो बताओगे तुम लोग, हाँ सर मतलब ऐसे मतलब समझ में आ रहा है। राइट, तो ठीक है, तब तक
ठीक है, मतलब आप पढ़ाओ, समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब क्योंकि थोड़ा सा मुझे पता रहे ना कि ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं, पता पड़ा तुम लोग सोचो ठीक है बढ़िया पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही सीख लो, है ना, क्योंकि टेस्ट तो तुमको देने हैं अपन, मतलब इससे अलग थोड़ी क्वेश्चन है। अब अपन क्या करेंगे, अब देखते हैं अपन, चलो अब नियरेस्ट नेबर्स की बात करते हैं। वैसे एज लेंथ कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट एज लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे यहां से लेके यहां तक करने के लिए, हाँ तो ठीक है ना, इससे फेस डायगोनल से कर लेता हूं, क्योंकि ये वाला सल्फर इसको टच करेगा, ये वाला सल्फर इसको टच करेगा, तो एज लेंथ के लिए ऐसे कर लूंगा, 4r सल्फेट will be equal to √2। लो भाई, इससे क्या, ये √2, कैलकुलेट। अब अपन नियरेस्ट नेबर्स की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। हम सल्फाइड एंगल ले लेते हैं, तो अपन कहेंगे √3a/2, 4 हो जाएगा। वो कैसे भाई, नियरेस्ट नेबर मतलब सल्फर को कितने जिंक टच करते हैं। अच्छा एक और बात, जब नियरेस्ट नेबर्स अपन को कैटाइन एनाइन में पूछे ना, तो कैटाइन का एनाइन के साथ या एनाइन के कैटाइन ही बताना, जब तक कि वो अपन से ये ना कहें कि सल्फर का सल्फर के साथ बताओ, वरना अपन वैसे ही कैलकुलेट, मतलब अब जो नियरेस्ट नेबर्स अपन कैलकुलेट करेंगे, मेरा मतलब ये है कि जैसे अपन ने ये ले लिया, तो अभी जो नियरेस्ट नेबर अपन ने कैलकुलेट किया वही है, तो दूसरा नियरेस्ट नेबर्स, तो अपन कहेंगे ठीक है आप ये कैलकुलेट, एक ही बात है, इसको इससे कैलकुलेट करवा। सल्फर का जिंक के साथ दूसरा नियरेस्ट नेबर्स, अगर इस सल्फर एटम से कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे वो, लेकिन अगर अपन कहेंगे कि किसी नियरेस्ट नेबर्स मतलब सल्फर, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन द सल्फर एंड जिंक, और अगर कहेंगे मतलब कुछ भी नहीं लिखा कि भाई किस सल्फर के रिस्पेक्ट में, तो अपन कहेंगे ये है नियरेस्ट नेबर्स, √3a/2, और अपन से कहेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, ये तो बड़ा पंगे वाला काम हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, क्योंकि हम मेंशन नहीं किया ना कि किसके रिस्पेक्ट में, तो अपन कहेंगे ठीक है। अब अपन क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस सल्फर और जिंक के बीच में क्लोजेस्ट था, अब ऐसा डिस्टेंस ढूंढो ढूंढो जो सल्फर और जिंक के बीच में इससे बड़ा हो, इससे बड़ा जिंक ढूंढो भाई, क्या ढूंढ सकते हो, मतलब उसमें कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि उससे बड़ा ढूंढो, तो अपन कहेंगे सर एक काम करते हैं कि फेस सेंटर का जिंक के साथ, वो तो एक ही बात है, उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ही, तो मतलब है ये और ये सेम एक जैसा डिस्टेंस था इसके साथ, क्योंकि वो तो टेट्राडिवाइड होंगे ना, ये तो टेट्राडिवाइड बनेगा, तो एक ही बात है, सब उसको टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब इस सल्फर का इसके साथ जो डिस्टेंस होगा वो इस सल्फर का, तो हाँ आप यही तो बता रहे थे, इस सल्फर का जो इसके साथ डिस्टेंस होगा वही इस सल्फर का इसके साथ होगा, नहीं नहीं वो नहीं होगा, इस सल्फर का जो इसके साथ होगा डिस्टेंस वो है इस सल्फर का इसके साथ डिस्टेंस, उससे छोटा कोई और डिस्टेंस है क्या। हम्म,
तो इस सल्फर का इसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है। मतलब पता क्या बोल रहा हूं मैं, इस सल्फर का जो जिंक से डिस्टेंस होगा ना, वही इस सल्फर का इस जिंक से डिस्टेंस होगा, इस सल्फर का इस जिंक से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कुछ बताओ यार। मतलब आप मुझसे कह रहे हो इस सल्फर का इस जिंक के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन कहेंगे देखो सर, आप एक बात तो है, आप जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, आप चाहते हो कि मैं एक सल्फर का जिंक के साथ और इस सल्फर का इस जिंक के साथ और ये वाला आपका एच लेंथ है, ये तो कैलकुलेट करवाना चाह रहे हो आप। भाई यहाँ पर आप जो बोल रहे हो उससे, अब यही तो बोल रहे हो कि यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर है और यहाँ आपने जिंक का रखा है, ये आप मुझे बता रहे हो कितना है, √3/4। ये वाला आप कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हो और ये आपका एच लेंथ है, तो कैलकुलेट कर दूंगा, ऐसे कर लेता हूँ, ABC ले लेता हूँ और AC मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा, मतलब AB² विल बी इक्वल टू AC² प्लस BC²। मुझे AB² पता है, A² है और AC² मुझे कैलकुलेट करना है और प्लस मुझे गिवन है √3/4 इसका। ये कैलकुलेट करना है। भाई इस टाइप के कैलकुलेशन अपन को आने चाहिए, इस टाइप के कैलकुलेशन अपन को आने चाहिए, कम से तभी तो इतना सारा पढ़ा रहा हूँ कि भाई मतलब आपको सारा कुछ मतलब पता रहे कि कैसे अपन को कैलकुलेशन करना है। तो ठीक है, A² माइनस कर देते हैं, A² माइनस √3 है तो 3A² डिवाइडेड बाई 16 कर लेते हैं, पक्का ना। हाँ, इजिकल टू तो 16 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, 16 माइनस 10 तो 13A²। अब रूट ले लो, √13 डिवाइड बाई 4 कितना ये आएगा भाई। तो मस्त कैलकुलेशन इस टाइप से आएंगे, तो ये अपन को बेटा पता होना चाहिए है, दिखना चाहिए अपन को कि क्या नियरेस्ट नेबर्स मतलब सबसे कम डिस्टेंस वाले, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब उसके बाद डिस्टेंस वाले, ऐसे पढ़ना होता है। ठीक है, ये जिंक सल्फेट का स्ट्रक्चर। अब अपन दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में वी कैन राइट दैट फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में अपन कहेंगे कैल्शियम फॉर्म्स FCC units and F negative in all tetrahedral bonds, वो सभी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, फिर यूनिट सेल बना लेते हैं, तो अपन को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड। बताओ भाई क्या होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको बताना आना चाहिए।
कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुमको बताना आना चाहिए। तो अपन को गिवन है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई आंसर आया नहीं आया भाई, देखो अगर बता सकते हैं तो। कैल्शियमाइन फॉर्म से एफसीसी मतलब कैल्शियमाइन इधर है, तो अब वो चार्ज नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ कैल्शियम लिखूंगा, सी लिख देता हूँ। कैल्शियम के लिए सी लिख लेते हैं, अपन को पता है कैल्शियम। ये बाहर वाला कैल्शियम, ये अंदर वाला कैल्शियम। अब फ्लोराडाइन इन द टेट्राडेल्वाइड्स ना, तो चलो इधर 4 फ्लोराइड हो जाएंगे। इधर वाला हो गया है, और इधर भी 4 फ्लोराइड नियर ईच कॉर्नर आइटम ना, 4 फ्लोराइड, तो इसका तो 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। रीजन इट इज इन टेट्राडेल्वाइड। और इसका 8 हो जाएगा बिल्कुल, अगर आपने 8 लिखा बिल्कुल, 4 and 8 दैट्स करेक्ट। 8 as around each calcium there is 8 tetrabyte। इससे बता, अब एज लेंथ की बात कर लेते हैं। एज लेंथ, अगर अपन एज लेंथ की बात करेंगे तो भाई इसमें अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कैल्शियम ना, फेज डायगोनल से। सो √2a इज इक्वल टू 4r पॉजिटिव, कैल्शियम से कैलकुलेट किया मैंने। सो a इज इक्वल टू 4r पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फेज डायगोनल से, ये होगा। अब अपन कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन F negative and calcium ion nearest, तो वो तो बहुत इजी है, √3a/4 कर देते हैं भाई। ये टेट्राडेल्वाइड तक, क्योंकि ये टच करते होंगे ना आपस में टेट्राडेल्वाइड। डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट फ्लोराइड, तो अपन कहेंगे इसके सेंटर से इसका सेंटर तक ले लो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए भाई। भाई ये टेट्राडेल्वाइड का सेंटर जो है वो कितना डिस्टेंस लाई करेगा इसके a/4 पे ना, ये भी ऊपर की तरफ जाओगे तो a/4 ना, तो ये कितना बचा, a/2 बच गया। इधर से a/4, इधर से a/4, तो a/2 बच गया। डिस्टेंस बिटवीन द 2 कैल्शियम आयन वो तो 2r ही हो जाएगा, क्योंकि इधर हो जाएगा ना, वो तो आपस में टच करते हैं। अगर अपन ना सभी फ्लोराइड एटम को आपस में टच कर देना, आपस में ज्वाइन कर देना, अगर फ्लोराइड आयन को, सभी फ्लोराइड आयन को आपस में ज्वाइन करें, तो अपन को एक छोटा मिनी क्यूब मिलेगा जिसका वॉल्यूम इससे हाफ होगा। हाँ, क्योंकि आपने अभी बताया ना ये a/4 होता है, इधर से भी a/4 होता है, तो a/2 होता है, मतलब इसका एज लेंथ a/2 आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, a/2 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 obviously बात। इसको अगर इधर, मतलब इसका मतलब टेट्राडेल्वाइड के सेंटर को अगर जोड़ दिया जाए, तो जो एक छोटा क्यूब बनेगा अंदर इस बड़े क्यूब के, उसका वॉल्यूम हाफ होगा बड़े क्यूब के कंपैरिजन में। डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स, कितना, √3। भाई इसका नियरेस्ट नेबर क्या होगा, तो बता देंगे अपन उसमें क्या, किसका नियरेस्ट नेबर बताना है, इसका, उसे बता दें, ये इसका नियरेस्ट नेबर, और फिर इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो मैं कहूंगा दूसरा फ्लोराइड, ठीक है।
आप इसको लिखो या इसको लिखो की बात ये होगा। जो अभी अपन ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था वो इतना ही था। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो अपन कहेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैलकुलेशंस अभी कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट ईयर इसमें बस अभी 213 है डिवाइडेड बाय, और अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे ठीक है इधर कैलकुलेट करो ना, ये ऊपर अपन को पता है, मतलब ऐसे है अपने पास कैल्शियम है और अपने पास ऐसे है, देखना कैसे ड्रॉ करता हूँ। कैल्शियम था तो इससे आप ये वाला फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये वाले फ्लोरीन की बात की मैंने। और उसके बाद मेरे पास एक ऐसे बॉडी डायग्राम है, ये बॉडी डायग्राम था मेरे पास, और फिर इधर एफ था है, इधर एफ था, ये एफ था, ये √2a, ये बॉडी डायग्राम बनाया मैंने, और ये अपन को कैलकुलेट करना है, मतलब ये कैलकुलेट करना है और ये मुझे पता है। तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा ये चेक करना है। ये नेक्स्ट ये वाला तो अपन कैलकुलेट किया ना, √3a/4, ये तो हो गया अपने पास √13a/4, और ये कैलकुलेट कर लेंगे। इस स्टेप से कैलकुलेशन करते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा ही बचा हुआ है नेक्स्ट टाइम, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसमें 1-2 और बचे हुए, उसके बाद अपन कैलकुलेट, लेकिन इतना पढ़ के आना जितना बन जाता। चलो भाई, थैंक यू।